हेलो दोस्तों, एजी फूड कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। और इस अधिनियम को करने से पहले मैं आपको कन्फ्यूजन होता होगा वो चीज़ समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि एक्ट किसको बोलते हैं, अधिनियम किसको बोलते हैं, चार्टर एक्ट किसको बोलते हैं, परिषद अधिनियम किसको बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देता हूँ कि जैसे 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था वो चार्टर एक्ट था। स्टार्टिंग से आप ध्यान रखते चले 20-20 साल का जिसमें डिफरेंस हो, यानी 20 साल के लिए कंपनी ने जो शासन बढ़ाया था वो हमेशा चार्टर एक्ट में रखना है आपको। तो 1813 के बाद 20 साल बाद कौन सा आया था, 1833 का और 1853 का। ये 20-20 साल के गैप से आए हुए थे। तो हमेशा याद रखना जो 20-20 साल का गैप दिख जाए उसमें आप लगा सकते हो कि ये चार्टर एक्ट है। और 1853 के एक्ट के बाद में इसके बाद में हुआ क्या कि 1857 में एक भारत में बहुत ही बड़े तौर पे एक क्रांति हुई जिसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति। और इस क्रांति के कारण, यानी जो 1857 की क्रांति हुई उस क्रांति के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में उसको पूरी तरह तबाह कर दिया उसने। यानी बोल सकते हैं कि जीते हों या नहीं जीते हो, यानी भारत में जो क्रांति हुई थी वो केवल अंग्रेजों से जीत हासिल करने के लिए हुई थी, लेकिन जीते नहीं थे। फिर भी उसका इतना बड़ा प्रभाव था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका पूरा जैसे बोल सकते हैं पूरा तबाह हो गई थी। उस कंपनी पूर्णतः नष्ट होने की कगार पे आ गई थी, बंद होने की कगार पे। तो हुआ क्या कि इस एक्ट से पहले जो 1858 का एक्ट मैंने बताया था उस एक्ट को मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे 1857 की जो क्रांति थी उसमें क्रांति की भरपाई के लिए, क्रांति जो हुई थी उसको दबाने के लिए 1858 का एक्ट पारित किया गया था। और जो एक्ट पारित किया गया था उस एक्ट के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड पामेस्टन की सरकार में एक एक्ट पारित किया गया, भारत शासन अधिनियम 1858। उसको शासन अधिनियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो शासन था, जो शासन की व्यवस्थाएं थी भारत में ब्रिटेन की जो व्यवस्थाएं थी उनको सही करने के लिए। तो 1858 में जो पामेस्टन की सरकार थी उन्होंने एक पूरा एक्ट क्या बोलते हैं शासन अधिनियम बनाया। उस अधिनियम में बहुत सारी चीजें लिखी, बातें कही, लेकिन हुआ क्या कि कुछ कारणों के कारण उनका जो अधिनियम था वो पास नहीं हो पाया, यानी कुछ हुआ होगा और उनकी सरकार गिर गई। और उसके 2-3 महीने बाद, बोल सकते हैं कि थोड़ा टाइम बाद, एक नए प्रधानमंत्री बने जिसको बोलते हैं डर्बी नाम के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने क्या किया कि जो पामेस्टन द्वारा जो एक्ट पारित किया जाने वाला था उसी एक्ट को थोड़ा संशोधन करके पास किया अपनी संसद में, यानी ब्रिटेन की जो सीनेट होती है उसमें पेश किया और उसको पारित करवा लिया और उस पर क्राउन ने साइन कर दिए। यानी कि जैसे यहाँ पर भारत में क्या होता है कि कोई भी अध्यादेश जारी किया जाता है, कोई एक्ट पारित किया जाता है, अभी जो संशोधन किए जाते हैं उस पे साइन होते हैं राष्ट्रपति की। इसी प्रकार उस टाइम पे ब्रिटेन में साइन होते थे किसके, जो ब्रिटेन की क्राउन हुआ करती थी। तो उसमें संसद में आप वहाँ पर पेश हुआ और उसकी जो बातें थी वो जो बातें थी, जो काम थे वो भारत में लागू किए गए। तो मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे हुआ क्या कि 1857 की क्रांति के कारण जो ब्रिटेन की छवि थी, इंटरनेशनल जो पूरे देशों में जो छवि थी वो खराब होने लगी थी। उस छवि को सुधारने के लिए या शासन को सही करने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंद कर दिया। कारण ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे के लोगों पे अत्याचार करने लगी थी, यानी बहुत ही क्रूर टाइप की बनती गई थी, वो बहुत ही बेकार भारतीयों के लिए काम करती गई। और उसी कारण 1857 की क्रांति हुई थी। तो ब्रिटेन ने उस टाइम पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंद कर दिया। और उसको बंद करने के बाद, क्योंकि हुआ क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में
जितना क्षेत्र अर्जित किया था उस क्षेत्र को संभालेगा तो सही कोई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करके वो जो क्षेत्र था ब्रिटिश भारत का क्षेत्र घोषित कर दिया था, और उस क्षेत्र का मालिक कौन बन गया था उस टाइम पे? ब्रिटेन की क्राउन को अधिकार दे दी गई कि वो कानून अब बना सकती है इस पे, जो ब्रिटेन का जो क्षेत्र था भारत में उस पे। और उस टाइम पे दो संस्था और चल रही थी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जो उनको अधिकार दिए गए थे, उन अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही समाप्त कर दी गई। और उनको जो अधिकार थे वो अधिकार किसको दे दिए गए? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही खत्म कर दिया जाएगा तो उनके जो अधिकार होंगे, जो उनके काम होंगे, वो किसी को तो देना पड़ेगी। तो उस कारण से भारत में एक पद सृजित किया गया जिसको बोलते हैं सचिव। भारत सचिव का पद लाया गया और भारत सचिव के पद के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, उसकी हेल्प के लिए इतना सारा कुछ हुआ था। तो उनमें जो सुधार, मतलब उस टाइम पे जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें जो खामियां थी, जो कमियां थी, या बोल सकते हैं उसमें जो जितनी भी सारा कुछ रह गया होगा वो अच्छा करना चाहते होंगे, जो भी वो रह चुकी थी, इसलिए नया एक्ट पारित किया गया 3 साल बाद ही भारत परिषद अधिनियम। यानी कि आपको याद रखना है कि 1813, 1833, 1853 चार्टर एक्ट थे और 1858 आपका भारत शासन अधिनियम था, और ये 1867 का भारत परिषद अधिनियम, यानी परिषद के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो हम इस एक्ट को पढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम में मुख्य बात स्टार्टिंग से मैं बताते चलता हूँ क्या क्या हुआ। तो पहले नंबर पर हुआ क्या था, भारत में प्रथम बजट पेश किया गया। यानी अब वो क्या रहा था कि भारत में जो कानून था ब्रिटेन का, जो अंग्रेजों का, उसको एक सेंट्रलाइज किया गया था, यानी बहुत अच्छे से संभालने के लिए सारी व्यवस्थाएं अच्छे से की जा रही थी। यानी पूरे भारत का प्रथम बार बजट पेश किया गया। बजट पेश करने का श्रेय जाता है जेम्स विल्सन को। तो आप एग्जाम में अगर पूछे कि भारत में प्रथम बजट पेश कब किया गया, तो वह पेश किया गया था 1861 के अधिनियम द्वारा, और पेश किसने किया था? जेम्स विल्सन द्वारा। अब हुआ क्या था कि इसी एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों को से जो चूक हो रही थी, अंग्रेज सोच रहे थे, समझ रहे थे कि हमसे गलती कहाँ पे हो रही है। तो गलती उनने देखा कि हमारी गलती ये है कि हमने भारतीयों को भागीदार नहीं किया। जैसे बोल सकते हैं कि अगर किसी दुश्मन को हराना है तो उसके साथियों को अपनी तरफ मिला लो तो आप उसको हरा सकते हैं। तो वही राजनीति किसने अपनाई? ब्रिटेन के लोगों ने या ब्रिटेन की सरकार ने। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा इस एक्ट के माध्यम से भारतीयों को शामिल किया गया। यानी भारत के जो लोग होते थे उनको अब उन्हें सदस्यता देना चालू कर दिया था। किसमें? जो इनके द्वारा जो परिषद बनाई जाती थी, जो काउंसिल बनाई जाती थी, उनमें भागीदारी देना चालू कर दिया। यानी बोल सकते हैं कि अंग्रेजों की चाल थी अपने शासन को सही से करने के लिए। फिर क्या हुआ कि इसी एक्ट के माध्यम से जो इनको भागीदारी कर दी गई, यानी भागीदार करेंगे तो होगा क्या कि बहुत सारी चीज हुई थी, जैसे भागीदारी दे दी। और क्या हुआ कि उनकी एक सोच थी, उन्होंने सोचा कि अगर भारत को अलग अलग विभागों में, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जाए तो हम भारत पे अच्छे से राज कर सकते हैं। तो उन्होंने एक नए प्रांत बनाए गए, यानी बोल सकते हैं कि उन्होंने एक विभागीय प्रणाली जिसको बोले, मतलब अलग अलग विभाग या नए प्रांत बनाना। उन्होंने जैसे बंगाल का टुकड़े की तो उस टाइम पे बंगाल आगे आएगा, मतलब उस तरीके का काम चालू हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि नए प्रांत बनाया और हर एक प्रांत के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करती थी। यानी उन्होंने भारत को तोड़ना चालू कर दिया था। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि जो भारत परिषद अधिनियम जो था, अगर नए प्रांत बनाए जाएंगे तो नए प्रांतों के लिए क्या होगा कि नए नए अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी और उनको संभालने के लिए गवर्नर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर हर एक प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। और उसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर की परिषद हुआ करती थी, यानी आप लोग कंफ्यूज ना हो कि दो संस्थान जैसे बीओसी और पीओडी चलती थी, वैसे इस टाइम पे क्या चल रहा है, एक वायसराय चल रहा है और एक भारत का जो सचिव होता था उसका काम चल रहा है, और एक कार्यकारिणी परिषद, यानी 2-3 चीज साथ में चल रही थी। तो इसी एक्ट के माध्यम से कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या जो 4 हुआ करती थी उसको बढ़ा के
5 कर दी गई और 5वां जो सदस्य था वो कैसा लिया गया, विधि का ज्ञाता होगा, यानी विधि का एकदम निपुण इंसान, यानी उसको पूरी जो नीतियां होती हैं नीतियों का ज्ञान होना चाहिए। तो इतना सारा उसमें किया गया और इसी एक्ट के माध्यम से हुआ क्या कि जो कार्यकारिणी परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाई जा रही, नए प्रांत बनाया जा रहा है, उसी कारण एक प्रणाली और शुरू की गई, विभागीय प्रणाली, यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत। क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेगी विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, वो भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से। तो विभागीय प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड कैनिंग, यानी जो वायसराय था। तो बोल सकते हैं हम कि जो विभागीय प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, कैनिंग द्वारा। और एक बात वो है कि इस एक्ट से पहले जो गवर्नर जनरल होता था उसका पद समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया था। तो अगर क्वेश्चन बने कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय बोले तो भी कैनिंग था, क्योंकि कैनिंग ही प्रथम वायसराय थे जिन्होंने इतने सारे काम किए थे। अब जो विभाग बनाए जाएंगे इसमें बहुत सारा काम और हुआ था कि विभाग बनाएंगे तो एक डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, जैसे कि अभी क्या चलता है कि प्रधानमंत्री होता है, उसकी मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है जो भारत में अलग अलग विभागों में काम करता है। जैसे कि मंत्रिमंडल होगी, इसमें जो मंत्री बैठते हैं, कोई रेल मंत्री होता है, कोई शिक्षा मंत्री, कोई कोयला मंत्री, कोई खाद्य मंत्री, कोई कपड़ा मंत्री। उसी तरीके से विभाग अलग अलग बनाए गए लॉर्ड कैनिंग द्वारा और मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और मंत्रिमंडल का जनक भी किसको कहा जाता है, लॉर्ड कैनिंग को। और इसके बाद में जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो कैनिंग था, कैनिंग या बोल सकते हैं जो वायसराय था उस टाइम पे, उस वायसराय को अपने शासन को और अच्छा करने के लिए और सही तरीके से करने के लिए और सदस्यों की जरूरत पड़ी, यानी बोल सकते हैं कि उसने अपनी सदस्य संख्या बढ़ाई आगे, यानी कि जो 4 से 5 हुआ करते थे उनको उसने ऑप्शन क्या रख दिया कि जो सदस्य होंगे 6 से मिनिमम 6 होंगे और अधिक से अधिक 12, यानी पहले 4 से 5 किया और अपने जो कामकाज थे उसको सही ढंग से चलाने के लिए उसने और सदस्यों को नियुक्त करना चालू कर दिया था। कि जैसे मैं बोलूँ कि एक कोचिंग क्लास है, उसमें अगर 4 टीचर पढ़ाते हैं और वो अच्छे से चल रही है और अच्छा करना है, तो और अच्छा करना है और अलग अलग डिपार्टमेंटों को पढ़ाना है, यानी बोल सकते हैं कि और कोई सा सिस्टम लाना है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो नए टीचर को रखना पड़ेगी। और इससे क्या होगा कि अलग अलग नए टीचर रखे जाएंगे और नए नए सब्जेक्ट्स और लाते गए। जैसे इंजीनियरिंग लाए तो अलग टीचरों की जरूरत पड़ेगी और सिविल सर्विस लाए तो अलग की। उसी तरीके से इसका काम क्या चल रहा था कि जो नए नए डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है विभाग, उसमें नए नए सदस्यों की जरूरत पड़ी। तो उसने क्या किया कि एक सिस्टम बनाया, उसमें जो परिषद थी, परिषद की सदस्य संख्या बढ़ा तो क्या कर दिया कि मिनिमम 6 हो सकते और अधिकतम 12। और लेकिन ये जो 5 सदस्य थे वो तो रहेंगे ही, यानी 5A और जो नए सदस्य थे वो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12। और इसमें बात एक की गई थी कि आधे सरकारी होंगे और आधे गैर सरकारी, यानी जो आधे सरकारी सदस्य होंगे वो डायरेक्ट ब्रिटेन की क्राउन द्वारा ही चुने जाएंगे और जो आधे गैर सरकारी सदस्य होंगे वो जो अपन ने यहाँ पढ़ा था कि इसी एक्ट के माध्यम से भारतीयों को शामिल किया गया, यानी इसमें जो गैर सरकारी होंगे जो भारतीय लिए गए थे उनमें से ही लिए गए थे। कहाँ पे, यहाँ पर, यानी कि बोल सकते हैं कि जो भारतीयों को शामिल किया गया था प्रथम बार वो थे दिनकर राव ग्वालियर के, पटियाला के राजा और बनारस के नरेश। और इसी एक्ट के माध्यम से वायसराय की जो परिषद हुआ करती थी या जो वायसराय हुआ करता था उसको अधिकार थे प्रांतों का गठन करना और गवर्नर की नियुक्ति करना। क्योंकि जो नए प्रांत बनाए जा रहे थे उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की जरूरत पड़ती थी, जो नियुक्त कौन करता था, वायसराय। और वायसराय को पूरे अधिकार थे वो इनकी नियुक्ति कर सकता है। और इसके माध्यम से एक चीज और हुआ था कि जो वायसराय हुआ करता था उसको एक अधिकार और दिया गया था, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। जैसे कोई सा भी अध्यादेश जारी, जैसे बोल सकते हैं कि कोई काम हुआ या जैसे जो परिषद है उसमें जो मंत्री हैं उनको कुछ काम करवाना है उनसे, तो उनके लिए अध्यादेश जारी करना, क्या करना है क्या नहीं करना, तो एक अधिकार और शामिल किया गया था, अध्यादेश जारी करने का अधिकार। और
एक काम और हुआ था इसमें कि केंद्रीय सरकार को प्रांतीय सरकार से ज़्यादा शक्तियाँ दी गई। जैसे कि बोल सकते हैं जो प्रांत थे, छोटे छोटे प्रांत थे, उनको कम अधिकार थे। इससे जो केंद्र की सरकार थी, जो केंद्रीय सरकार में कौन बैठता था, वायसराय। जैसे अभी बोल सकते हैं कि लोग जैसे अपने भारत में जो राज्य 28 राज्यों में 28 तो मुख्यमंत्री होंगे और एक जो केंद्र है, केंद्र में प्रधानमंत्री होता है जो केंद्र में बैठता है। तो प्रधानमंत्री की जो केंद्रीय परिषद होती है उसको ज़्यादा अधिकार होते हैं। किससे, जो राज्यों में जो परिषद होती है, जो जैसे प्रांत बोल सकते, प्रांतों में जैसे जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जितने भी राज्य हैं उनको कम अधिकार है किससे, केंद्र सरकार से। तो वही काम था कि केंद्रीय सरकार को प्रांतीय सरकार से ज़्यादा अधिकार दिए गए थे। और इसमें भी क्या किया था कि अंग्रेजों का एक अंदर ही एक माइंड सेट था कि उन्होंने शामिल तो कर लिया था, नाम मात्र किया था, यानी इन लोगों को अभी भी अधिकार नहीं था कि ये किसी अध्यादेश पे वोट दे सके, किसी अध्यादेश जारी करें तो उस पर बात कर सकें या कुछ उसमें चेंज करवा सकें। केवल उनको नाम मात्र ले लिया गया था। इससे जो अगला एक्ट आएगा उसमें भारतीयों को बोलने का अधिकार भी दिया जाएगा, वोट देने का अधिकार भी दिया जाएगा। तो आप इस एक्ट को ध्यान से पढ़ें, इससे पहले वाले आप क्रम से पढ़ते जाएं, क्योंकि मैं पूरा संविधान आपको क्रम से पढ़ाते जा रहा हूँ। अगर आप शुरू से नहीं देखोगे तो आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तो आप स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखते चले, पूरा क्रम से चलता है और आगे भी हम क्रम ही चलाएंगे। और इसमें एक चीज़ और हुई थी, लास्ट में बता दूं कि अंग्रेजों के द्वारा एक चीज़ और लाई गई थी, आईपीसी, यानी जो हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड। इसके द्वारा क्या हुआ था कि जो भारतीय लोग होते थे उन पे केस करना, यानी बहुत सारी चीज़ें, इसको भी मैं बाद में समझा दूंगा आपको। अभी मैंने बता दिया कि 1861 के द्वारा ही आईपीसी लाया गया था। इसका फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। और एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है कि आईपीसी के अधिनियम द्वारा लाया गया और आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे, उसमें और भी ज़्यादा रोचक चीज़ आने वाली, बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे भारत क्या हो रहा है, आज़ादी की ओर अग्रसर होता जा रहा है। तो स्टार्टिंग से पूरा पढ़ें और हम आगे पूरा पढ़ के संविधान सभा पढ़ेंगे, पूरा संविधान पढ़ेंगे, कैसे अनुसूचियाँ बनी, कैसे क्या हुआ, कैसे अपना भारत आज़ाद हुआ, ये सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।